बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है अमेरिकन लेजिस्लेचर, विधायिका व्यवस्थापिका। तो उसके अंदर हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक है सीनेट। सीनेट का पृष्ठभूमि हमने तैयार कर ली है, पढ़ ली है और उसके साथ साथ में आज जो हमें पढ़ना है सीनेट, क्योंकि विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है, सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सीनेट के कार्य व शक्तियाँ, फंक्शन ऑफ सीनेट एंड पावर ऑफ सीनेट। ठीक है, एक परंपरा रही है, कोई भी व्यक्ति जो है वह सीनेटर बनना पसंद करता है अमेरिका में, बजाय मंत्री के। मंत्री बनना कम पसंद करता है, सीनेटर बनना अधिक पसंद करता है, क्योंकि सीनेट के सदस्यों के पास में बहुत अधिक पावर्स होती है। तो देखिए, हम आज करेंगे सीनेट के व्यवस्थापिका संबंधी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशली पावर और अन्य भी पावर है। तो आज हम अभी पहला शुरू करते हैं व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, व्यवस्थापन संबंधी कार्य, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में हम देखेंगे कि सीनेट के सदस्य जो हैं उनके पास पावर प्रतिनिधि सदन के समान है। आप सोचोगे प्रतिनिधि सदन के समान ही तो है, लेकिन विश्व में कहीं भी द्वितीय सदन के पास में इतनी पावर नहीं है। द्वितीय सदन के पास में कम पावर होती है। हमारे यहाँ भी उच्च सदन जो द्वितीय सदन है, राज्यसभा है, उसके पास में कम पावर होती है। तो यहाँ पे विधेयक संबंधी पावर जो है, एक तो होता है विधेयक, साधारण विधेयक, संवैधानिक विधेयक और वित्त विधेयक। तो साधारण विधेयक के संबंध में देखिए, किसी भी सदन में विधेयक आ सकता है, किसी भी सदन में विधेयक आ जाएगा। आने के बाद में लेकिन सीनेट की सहमति के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता है। तो साधारण विधेयक और संवैधानिक विधेयक में ये बात है कि किसी भी सदन में पारित होकर आ सकता है, लेकिन दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से, ध्यान से सुने, दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित करते हैं। अर्थात जितनी शक्ति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की साधारण विधेयक के संबंध में होती है, उतनी ही शक्ति सीनेट की भी होती है। ठीक है, तो अपने अपने 2/3 बहुमत से जब पारित करते हैं तो साधारण विधेयक पारित समझा जाता है। उसके बाद में आता है वित्त विधेयक। सामान्यतः यही होता है, वित्त विधेयक पहले प्रथम सदन में ही आता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वित्त विधेयक पहले आता है। ठीक है, हालांकि साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन वित्त विधेयक पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही आता है, सीनेट में नहीं आ सकता है, सीनेट में नहीं आ सकता है। लेकिन वित्त विधेयक पर सीनेट को एक पावर मिली हुई है कि वित्त विधेयक के शीर्षक को छोड़कर, वित्त विधेयक के शीर्षक को छोड़कर सीनेट उसमें पूर्ण परिवर्तन कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सीनेट संशोधन कर सकती है वित्त विधेयक में। कैसा संशोधन? सभी भागों में पूर्ण परिवर्तन कर सकती है सीनेट, केवल शीर्षक को छोड़कर। तो देखिए, वित्त विधेयक से संबंधित और साधारण विधेयक से संबंधित ये हमने अधिकार सीनेट के पढ़े हैं। फिर वित्त विधेयक पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। तो देखिए, 2/3 बहुमत से स्वीकृति साधारण विधेयक पे भी और वित्त विधेयक पे भी स्वीकृति सीनेट की आवश्यक है। किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। फिर आता है किसी भी विधेयक पे यदि मतभेद हो जाता है दोनों सदनों के मध्य, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मध्य, यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब क्या होता है? मतभेद पर क्या होता है? एक सम्मेलन समिति को सौंप दिया जाता है। जिस विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विधेयक को सम्मेलन समिति को सौंप दिया जाता है। सम्मेलन समिति हालांकि दोनों सदनों में समझौता कराने का प्रयत्न करती है, दोनों सदनों में समझौता कराने का प्रयत्न करती है, लेकिन कभी कभी
प्रतिनिधि सदन जीतता है, अधिकतर सीनेट ही उसमें विजय प्राप्त करता है। तो अब हमने ये देख लिया था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ सीनेट। तो यहाँ पे हमने देखा साधारण विधेयक भी सीनेट के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है। विधि विधेयक में भी सीनेट की सहमति आवश्यक होती है। सीनेट शीर्षक के अलावा विधि विधेयक के सभी भागों में पूर्ण परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद में दोनों सदनों में मतभेद होने के बाद में जो सम्मेलन समिति है उसके बाद में भी सीनेट ही विजय प्राप्त करता है। फिर देखिए स्टूडेंट, फिर अपने आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में देखिए स्टूडेंट्स, नियुक्ति, पहली पावर ये है नियुक्ति। पहली पावर क्या है? नियुक्ति और परामर्श व सहमति। देखिए किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, लेकिन परामर्श किससे लेता है? सीनेट से लेता है। सहमति किससे लेता है? सीनेट से लेता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे लिखा है, तुम 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन वाइज लिख लेना। यहाँ पे मैंने लिखा है राजदूतों की नियुक्ति, राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तुम यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर यहाँ ये जो बात है ये ऐसे करके लाइन में लिख लोगी तुम। और देखिए राजदूतों की नियुक्ति, राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंध में जो भी बातें होती है, इनकी जो राष्ट्रपति कैसे करता है? कुछ वरिष्ठ सीनेटर को चुनता है, कुछ वरिष्ठ मतलब बड़े सीनेटर से सहमति लेता है। और यदि सहमति ना लेता है, यदि मान लो सहमति नहीं ले, यदि किसी भी कारण से सहमति नहीं लेता है, तब क्या होता है? जब वह सहमति नहीं लेता है तो नियुक्ति अस्वीकृत कर दी जाती है। जब वह सहमति नहीं लेता है तो नियुक्ति अस्वीकृत कर दी जाती है। ऐसा उदाहरण हमें देखने को भी मिला है। ऐसा उदाहरण हमें कब देखने को मिला है? स्टूडेंट्स देखो 1968 में 1968 में जॉनसन थे, राष्ट्रपति जॉनसन ने सुप्रीम कोर्ट का सीजे जो है, चीफ जस्टिस जो है, वो फोर्टास को नियुक्त कर दिया था, लेकिन सीनेट से सहमति नहीं ली थी, परामर्श नहीं लिया था। तो इसके कारण से हुआ क्या था, यहाँ पे उसकी नियुक्ति को उसके मनोनयन को अस्वीकृत कर दिया था। तो यहाँ पे सीनेट की स्वीकृति जरूरी है, सीनेट की सहमति जरूरी है, सीनेट का परामर्श जरूरी है। किसके लिए? राजदूतों के नियुक्ति के लिए, राजदूतों और राज्य के प्रतिनिधियों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए। फिर सेकंड कार्यपालिका शक्ति है कि संधियों का अनुसमर्थन, संधियों का अनुसमर्थन। हमने ये पढ़ा था सीनेटियर शिष्टाचार, है ना। सीनेटियर शिष्टाचार ये है कि जो वरिष्ठ सीनेटर है उनसे पूछा जाता है, वरिष्ठ सीनेटर से पूछा जाता है। ये होता है सीनेटियर शिष्टाचार। पूछ लिया जाता है तुमसे, 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सीनेटियर शिष्टाचार क्या होता है। तो बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति के समय जब राष्ट्रपति किन्हीं वरिष्ठ सीनेटरों से राय लेता है, परामर्श लेता है, सहमति लेता है, इसे सीनेटियर शिष्टाचार कहते हैं। तो अब सेकंड बात जो कार्यपालिका पावर सीनेटर की होती है वो ये होती है संधियों का अनुसमर्थन। देखिए कोई भी विदेशी संबंधी संधियां यदि राष्ट्रपति करता है तो वो सीनेट के सदस्यों से 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थन लेता है। यदि वह समर्थन नहीं लेता है तो सीनेट के सदस्य, सीनेटर क्या करते हैं, उस संधि को अस्वीकृत कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी है। वर्साई की संधि हुई थी, उसमें लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का सदस्य अमेरिका नहीं बन पाया था, क्योंकि संधि करते समय ऐसा नहीं किया था कि उनकी परामर्श लिया जाए। इसके अलावा 1999 में अक्टूबर 1990 में भी CTBT पर भी हस्ताक्षर करते समय सीनेट की समर्थन नहीं लिया था, इसीलिए यह भी संधि कैंसिल हो गई थी। और वर्साई की संधि में सीनेटर के अस्वीकृति के कारण से अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया था।
तो ये है जो संधियों का अनुस्मर्थन होता है। लेकिन मैंने तुम्हें करवाया था एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट। क्या है एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट? देखिए, विदेशी संधि के नाम से यदि कोई संधि होती है तो सीनेट का समर्थन जरूरी है। कितना समर्थन जरूरी है? सीनेट के 2/3 बहुमत से समर्थन जरूरी है। 2/3 बहुमत से समर्थन जरूरी है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को किसी भी देश से समझौता करना है तो एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट के नाम पे वह संधि नहीं बल्कि समझौते के नाम पे कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो सीनेट की द्वितीय कार्यपालिका शक्ति है, इसमें ह्रास आ जाता है। एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट के नाम पे राष्ट्रपति कोई एग्रीमेंट कर सकता है, वो संधि नहीं बोलेगा मैंने तो समझौता किया है। इस प्रकार से सीनेट की शक्ति में थोड़ा ह्रास हुआ है। लेकिन फिर भी होता क्या है, राष्ट्रपति किसी भी विदेशी संबंधों के साथ संबंध बनाता है तो जो सीनेट है, सीनेट की परराष्ट्र समिति के संपर्क में रहते हुए ही संधि करनी पड़ती है। तो जब सीनेट की परराष्ट्र संबंधी समिति उसके साथ में रहती है तो वह प्रत्येक संधि सीनेट के संपर्क में रहते हुए ही करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति से भी अधिक सीनेट की पावर है। तो देखिए, थर्ड पावर है युद्ध की घोषणा। देखिए, युद्ध की घोषणा, एक बात ध्यान रखिए ना स्टूडेंट, कार्यपालिका शक्तियों में नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ और विदेशी संबंधों में जो शक्ति होती है वो सीनेट अकेला करता है। कांग्रेस के 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, तो सीनेट अकेला इन 2 शक्तियों का सामना करता है। लेकिन युद्ध की जो घोषणा है, युद्ध की घोषणा के समय कांग्रेस के दोनों सदन करते हैं। संविधान में लिखा गया है कि युद्ध की घोषणा के समय कांग्रेस के दोनों सदन युद्ध की घोषणा करेंगे। लेकिन अनुस्मर्थन यदि किसी चीज़ का चाहता है, नियुक्ति के संबंध में और साथ में संधियों के संबंध में अनुस्मर्थन सीनेट अकेला करता है। उसके अलावा देखिए, वो बहुत सा पावर सीनेट रखता है। हमने करी व्यवस्थापिका संबंधी और एग्जीक्यूटिव कर ली। अब हम करेंगे न्यायिक शक्ति। देखिए स्टूडेंट्स, न्यायिक शक्तियाँ, महाभियोग की जांच का अधिकार। देखिए, महाभियोग किस किस पर? राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पे, राजदूत पे, मंत्रिमंडल के सदस्यों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर यदि महाभियोग लगता है तो उन अभियोगों के मुकदमे को सुनने के लिए न्यायालय का कार्य भी सीनेट करता है। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ स्टूडेंट, महाभियोग की जांच का अधिकार भी सीनेट को है। तो किन पे? राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पे, राजदूत पे, मंत्रिमंडल के सदस्यों पर और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनके अभियोग जो लग जाते हैं, महाभियोग जो लग जाते हैं, उनके मुकदमे को सुनने के लिए न्यायालय का कार्य भी सीनेट ही करता है। कैसे? दोषारोपण जो प्रस्ताव है, दोषारोपण का जो प्रस्ताव है वह पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही आता है, ठीक है, प्रतिनिधि सदन में ही आता है। लेकिन सीनेट 2/3 बहुमत से उस महाभियोग पर निर्णय करके सुनाती सीनेट है। तो पहले प्रस्ताव तो आ गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, प्रतिनिधि सदन में, लेकिन सीनेट अपने 2/3 बहुमत से महाभियोगों पर निर्णय करती है। तो महाभियोगियों की सुनवाई, अब जब महाभियोग की सुनवाई हो रही होती है, महाभियोग की सुनवाई के समय में सीनेट की जो अध्यक्षता है वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। महाभियोगों की जो सुनवाई होती है, सुनवाई के समय अध्यक्षता कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
करता है। तो इसके अलावा एक और न्यायिक शक्ति है जो है अन्वेषण की शक्ति। ये अन्वेषण की शक्ति अलग से भी है और न्यायिक शक्ति है। अन्वेषण की शक्ति ये है किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए यह जांच समितियां बना सकती है। सीनेट जांच समितियां बना सकती है। यहाँ पे प्रशासनिक विभागों पर नियंत्रण के लिए यह विशेष समितियों का गठन कर सकती है। इनके यहाँ कार्यपालिका पर अंकुश, प्रशासनिक विभागों पर अंकुश। और यहाँ पे क्या था, एक उदाहरण भी है कि 1974 का 1974 का वाटरगेट कांड हुआ था। 1974 में वाटरगेट कांड, निक्सन महोदय थे उस समय राष्ट्रपति। तो निक्सन महोदय वाटरगेट कांड का जो, बेटा चुप रहो, वाटरगेट कांड का जो काफ़ी सारा जो गहरे तथ्य थे वो यहाँ पे निकाले गए थे। बहुत सारे तथ्य यहाँ पे उजागर हुए थे। और जो समितियाँ हैं इसको गठन करने का जो कार्य है वह कार्य कौन करता है, जो सीनेट के द्वारा गठित समितियाँ करती है। तो प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, और इस प्रकार से हमने देखा कि अन्वेषण की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति कैबिनेट मेंबर राष्ट्रपति पे व अन्य प्रशासनिक विभागों में भ्रष्टाचार व घोटालों की जांच करती है और सीनेटर ही करते हैं। इसीलिए यूएसए में सीनेटर इतने शक्तिशाली हैं कि व्यक्ति मंत्री की बजाय एक सीनेटर बनना पसंद करता है। तो आज हमारे सीनेटर के कार्य व शक्तियाँ हो गई है, सीनेट कितनी पावर रखती है और क्या क्या कार्य करती है, ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।